बंधुओं प्रणाम। मैं आशुतोष अग्निहोत्री न्यूज नशा के लिए आज के कार्यक्रम में बात करूंगा मैं मित्रों प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों की। ऐसी आर्थिक नीतियां जिनके बारे में देश के शीर्ष 3 बड़े अर्थशास्त्री बराबर उसका निंदा करते रहे, विरोध करते रहे कि ये छलावा है, इसका कोई रोड मैप अभी तक पेश नहीं किया सरकार ने। सरकार के अनुसार 4.25 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी सरकार कह रही है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं। 7.3 की जीडीपी की ग्रोथ रेट बता रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आखिर क्या कारण है कि 3 अर्थशास्त्री हमारे, और वो भी ये ऐसे अर्थशास्त्री हैं, कोई आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, उसने विदेश में पढ़ाई की है, वर्ल्ड बैंक में रहे ये लोग, शिकागो यूनिवर्सिटी में रहे हैं, हार्वर्ड में रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जी भाजपा में ही से जुड़े रहे हैं और उनके विरोध के चलते ही उनको भाजपा से दूरियां बनानी पड़ गई। दूसरे हैं रघुराम राजन, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। वो भी विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, विश्व बैंक में भी रहे हैं। और तीसरे हैं पराकला प्रभाकर। पराकला प्रभाकर जी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं और वो वर्षों से, ये आज की बात नहीं है, चुनाव के पहले ये अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये शुरू से कर रहे हैं, पहले दिन से। तो पराकला जी वित्त मंत्री सीतारमण के पति हैं। मैं जानना चाहूंगा, सबसे हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं 2 मेहमान। एक है दिल्ली से पत्रकार दिनेश वोरा जी और मुंबई से अभिलाष अवस्थी जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले दिल्ली के अपने मेहमान दिनेश वोरा जी के पास चलूंगा। दिनेश जी, प्रधानमंत्री जी की आर्थिक नीतियों का जिस तरह से 3 शीर्ष अर्थशास्त्री विरोध कर रहे हैं, आपको इसमें क्या लगता है? जी आपको नमस्कार बहुत बहुत। अर्थव्यवस्था के साथ मेरा भी काफी करीब का रिश्ता रहा है एक्चुअली, और खासतौर से इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो काफी लंबा समय उसमें गुजारा है। तो चाहे फॉरेन ट्रेड हो या बजट मेकिंग हो या आरबीआई की वर्किंग हो या फिर अर्थव्यवस्था के कई ऐसे हिस्से जिन्हें मुझे जानने का अवसर मिला, और मैं जो स्वामी जी की बात या पराकल प्रभाकर की या दूसरे एक और रघुराम जी की बात है, मैं उनसे सहमत हूँ। दरअसल क्या है कि एक सच वो है जो दिखाया जाता है और एक सच वो भी है जो छुपाया जाता है। हमें और आपको जो सच दिखाया जा रहा है वो कौन सी बालकनी से दिखाया जा रहा है, आप कौन सी बालकनी में खड़े हैं जिससे आप उस सच को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बालकनी है चमचमाते हुए एयरपोर्ट्स की, एक बालकनी है वंदे भारत की, एक बालकनी है एक्सप्रेस हाईवेज की, आप वहां से एक सच देख रहे हैं, और एक बालकनी है उत्तर प्रदेश, बिहार या नॉर्थ ईस्ट के किसी रिमोट विलेज की जहां पर बिजली भी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है। और अभी जब लोग कहते हैं कि हमारे चुनाव अधिकारी कई कई किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे जंगलों में धाराओं को पास करके ताकि उनका वोट लिया जा सके, तो एक सच वो भी है। वो कौन सी बालकनी से देखा जाएगा? मैंने अपने अनुभव से आशुतोष जी एक बात सीखी कि अल्टीमेटली आप अगर अर्थव्यवस्था को नापते भी हैं तो उसका आईना क्या होना चाहिए, पैमाना क्या होना चाहिए, किस पैमाने से आप देखेंगे। जीडीपी के फिगर्स आते हैं, मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, थोड़े आगे थोड़े पीछे किए जा सकते हैं, जो उसके डिफ्लेटर्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आपके सामने जो पिक्चर पेश की जा रही है वो पिक्चर बेसिकली उस बालकनी से है जो आपको हो सकता है कि चमचमाते एयरपोर्ट से दिखाई दे रही है। तो आपको बता दूं वोरा जी, रघुराम राजन जी का भी यही कहना है कि प्रचार पर विश्वास करके मोदी सरकार एक बड़ी गलती कर रही है। ये लोग वो पब्लिसिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब मैं उस एक चीज के ऊपर आता हूं जिसे आप कह सकते हो कि भारत की एक त्रिवेणी है जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते। मैं आपको बताऊं, चर्चा का विषय है कि हम अपनी ऑथेंटिक, क्या कहते हैं कि व्यवस्था का जो ग्रोथ का पैमाना क्या है। मैंने बहुत सारे पैमाने देखे, 50 पैमाने सामने आए, लेकिन एक पैमाना ऐसा है आशुतोष जी जहां पर
हमारी सारी की सारी धाराएं एक जगह जाके एक संगम में मिल जाती हैं, और वो है हमारी टैक्स की अर्थव्यवस्था, कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन एनुअल कितना हो रहा है। आप सर्विसेज के थ्रू जाएं, आप गुड्स के थ्रू जाएं, आप एग्रीकल्चर के थ्रू जाएं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर सब में आ जाएं। आप मैन्युफैक्चरिंग ले लें, सर्विसेज ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, मिनरल्स ले लें, माइंस ले लें, तो हर चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे जाके टैक्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब मैंने पिछले करीब 30-40 सालों का पूरा आईना निकाला कि मैं देखूं तो सही भाई, एक चीज होती है जिसे कहते हैं सॉवरीन ग्रोथ, यानी कि आपकी टैक्स ग्रोथ कितनी है। वही आशुतोष जी आपकी चादर है, वही असली चादर है, पैर उसी में फैलाने हैं आपको। तो मैंने एक बात पाया कि पिछले 30-40 सालों की हिस्ट्री में जो सबसे बेहतरीन टैक्स ग्रोथ जो आई है किसी एक सेगमेंट में 10 सालों में, तो वो आई है मनमोहन सिंह के समय में। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं जीडीपी की बात नहीं करूंगा, उनका जीडीपी 10 सालों का सर्वश्रेष्ठ है, 7.06 पे एवरेज जो है, सीएजीआर जिसको कहते हैं। लेकिन टैक्स ग्रोथ को मैं ज्यादा लेता हूं, और ये नेट ग्रोथ है सर, ये मतलब रिफंड्स काट के होता है। तो यहां पर उनकी जो ग्रोथ है 12.5% से बड़ी ग्रोथ है ऑन एन एवरेज जो है। लेकिन मोदी जी की ग्रोथ जो है वो 11% भी टच नहीं करती है, वो 10 और 11 के बीच में आती है टैक्स ग्रोथ, जो जिसे हम सॉवरीन टैक्स ग्रोथ कहते हैं। ये असली आईना है कि आपकी इकोनॉमी किस स्पीड से बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही है, और जो आपके संसाधन है सर वही तो आप बांटेंगे। देखिए, अगर आप गरीबी बोएंगे तो फिर गरीबी ही काटेंगे और गरीबी ही आप बांटेंगे, ये बात इकोनॉमी में जानी जाती है, हम भी कहते हैं हमेशा। तो आपको वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी, और वेल्थ क्रिएट करके ही बांटी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जब जीडीपी के फिगर्स आते हैं तो वहां भी 7.06 और 5.8, ये दो फिगर्स हैं 10-10 सालों के एवरेज के मनमोहन सिंह के। तो बेहतरीन ग्रोथ किसकी हुई है? मनमोहन सिंह की हुई है। तो बेहतरीन टैक्स ग्रोथ किसकी हुई है? वो मनमोहन सिंह की हुई है। तो आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है उस बालकनी से दिखाई जा रही है जो वंदे भारत और एयरपोर्ट की है। दूसरी बात, अगर सब कुछ अच्छा है तो मैं एक अर्थव्यवस्था के छोटे से जानकार व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं, मैं कोई सुब्रमण्यम स्वामी नहीं हूं, मैं कोई रघुराम राजन भी नहीं हूं, मैं कोई और अर्थव्यवस्था का बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं। सौभाग्य रहा कि एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम किया जहां इन चीजों को जानने पहचानने का मौका मिला। तो मैंने ये पाया कि अभी जो लेटेस्ट आरबीआई के फिगर्स हैं वो बताते हैं कि भारत में जो सेविंग्स है, हाउस होल्ड सेविंग्स जिसको कहते हैं, आपकी और मेरी सेविंग जो हम बचाते हैं, वो इस टाइम लोएस्ट एब के ऊपर है, 5.2% जीडीपी का आ गई सर। इससे नीचे भारत की कभी भी सेविंग्स नहीं गई थी। लेकिन चिंता का विषय 5.2 नहीं है, चिंता का विषय है कि इसी हाउस होल्ड का जो डेट है वो 5.8 हो गया है। हमारा डेट हमेशा सेविंग रेट से नीचे रहता था, लेकिन हमारा जो डेट है, हाउस होल्ड डेट जो है, वो ऊपर चला गया। किसी भी अर्थव्यवस्था के आशुतोष जी 4 पहिए होते हैं, या कह सकते हो कि एक एयरक्राफ्ट है, जंबो जेट है, उसके 4 इंजन होते हैं। वो 4 इंजन कौन से हैं? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंजप्शन और एक्सपोर्ट, ये 4 पहिए हैं। तो 3 पहिए तो फ्लैट है इसके अंदर, बिल्कुल वो तो चल नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट चल रही है और कुछ नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डेड है ऑलमोस्ट, क्योंकि 70% की हमारी कैपेसिटी पे फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। दूसरा, जो हमारा प्राइवेट कंजप्शन है सर, वो आज भी 56, 57, 58% में स्टैग्नेंट है, जिसको कि सरकार चाहती है कि 65-70% पे आए, पर वो आती नहीं है। और एक्सपोर्ट्स, जब मनमोहन सिंह गए थे, क्योंकि मेरा क्लोज रिश्ता रहा है फॉरेन ट्रेड का, और मैं प्रोबेशनर्स को 25 साल से पढ़ाता आया हूं फॉरेन ट्रेड को सर, $320 बिलियन का हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट था 2014 में, 13-14 के अंदर। आज वो मुश्किल से 400, 425 के ऊपर है। तो हमारी जो ग्रोथ होती है 33% है 10 साल के अंदर। सर, हमसे कई गुना ज्यादा ग्रोथ तो बांग्लादेश की है, हमसे कई गुना ग्रोथ तो चाइना की है। ये हालात है। तो इसका मतलब हुआ कि एक चीज क्या खत्म करूंगा सर, वादा तो था कि हवाई जहाज से हवाई चप्पल वाले चलेंगे, लेकिन मिडिल क्लास वाले ही हवाई चप्पल में आ गए सर। बस इतना ही कहूंगा। मैं एक सवाल और आपसे करूंगा। आपने कहा जो हाउस होल्ड सेविंग थी वो कम हो गई, इसकी वजह क्या है? क्या बेरोजगारी बढ़ी है? सैलरी लोगों की उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है ताकि लोग सेविंग कर पाए? क्या वजह रही? बहुत सारी वजह सर। एक तो अभी आईएलओ के आंकड़े आए हैं अभी, और बहुत ऑथेंटिक आंकड़े पहली बार ऐसे आए हैं।
हमारे पास आशुतोष जी 90 करोड़ की वर्कफोर्स है टोटल मिला के। हम मानते हैं कि 15 साल से 64 साल के बीच में ऑन एन एवरेज एक वर्कफोर्स माना जाता है सर। 90 करोड़ में करीब 45 करोड़ औरतें हैं, 45 करोड़ मर्द हैं। यह भी माना जाता है कि हर 5 में से 4 मर्द काम करते हैं और 1 काम नहीं करता। औरतों में से हर 5 में से 1 काम करती है, 4 काम नहीं करती है। लेकिन वो 4 जो काम नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करती, वो घर में काम करती हैं, वो गृहिणियां हैं, वो बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं या खेती हर मजदूर है, कुछ भी करते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ है करीब करीब 45 करोड़ की है सर, इससे ऊपर नहीं है, जो पुरुषों की और महिलाओं की जो कामकाजी है। इसमें वो दोनों भी हैं जो कैजुअल भी हैं, जिसको आप कहते हो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग आते हैं, और ऑर्गेनाइज सेक्टर के करीब 7 करोड़ लोग हैं। 7 करोड़ निकाल दो तो हमारे पास मोटा मोटा करीब करीब 35, 36, 37% जो है हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, जिसे कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। कैजुअल वर्कर में से 70% को मिनिमम वेजेस से कम वेजेस मिलते हैं सर, ये आईएलओ की रिपोर्ट कहती है, मिनिमम वेजेस से कम मिलते हैं। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है सर, आप हैरान हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पर तनख्वाहें मिलती है लोगों को सर, वहां पर 40% लोगों को जो तनख्वाह मिलती है वो मिनिमम वेजेस से कम है। तो आईएलओ ने एक बात कही थी यहां पर कि आप मिनिमम वेजेस की बात करना बंद कर दीजिए, दिस इज नो मोर रेलेवेंट। आप लिविंग वेजेस की बात कीजिए कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए। मिनिमम वेजेस से क्या होता है आशुतोष जी, कि मुझे 2 रोटी खाने को मिल रही है, मेरी भूख 4 रोटी की है, तो 4 रोटी का मतलब लिविंग वेजेस के लिए मेरे पास कितने पैसे आने चाहिए, जबकि मिनिमम वेजेस से मेरे पास 2 रोटी मिलती है, तो मैं आधा पेट भूखा सोता हूं। ये हमारे हालात हैं आज की तारीख में, पैमाने बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब आधा हिंदुस्तान जो इस समय है वो मिनिमम वेजेस से भी कम पर जिंदा है। तो आप सोचिए हमारे हालात क्या होंगे जी। मैं चलूंगा अभिलाष अवस्थी जी के पास। अभिलाष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या किसी भी राष्ट्र की या देश की ग्रोथ का सिर्फ एक मापदंड है जीडीपी, या प्रति व्यक्ति आय कितना उसमें जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले अदा करती है? चलिए, मैं वोरा जी आप ही से इस कंटिन्यू करता हूं कि क्या जीडीपी ही एकमात्र पैरामीटर है किसी नेशन की ग्रोथ को जानने का या सेट करने का, या पर कैपिटा इनकम उसमें कहां भूमिका जो है अदा करती है? क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, पर कैपिटा इनकम भी है। पर कैपिटा इनकम में इस टाइम भारत लगभग $2350 के आसपास है इन एग्जैक्ट टर्म्स, जो लेटेस्ट मेरे पास फिगर्स हैं। कई लोग उसको 2500-2600 बोलते हैं। सर 2022-23 की मैं बात करूं तो करीब 8,200 रुपए पर कैपिटा इनकम निकल के आ रही है 22-23 में, और वो भी बेस प्राइस 2011-12 का। वो परचेजिंग पावर पैरिटी पे है जी, उस पे नहीं। वो परचेजिंग पावर पैरिटी पे जो क्राइटेरिया है वो फॉल्टी क्राइटेरिया है। बहुत लोग उसको अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन पर कैपिटा के अंदर जो हमारा जो इस टाइम क्या कहते हैं कि हम करीब करीब $2400 के आसपास है, US डॉलर के आसपास है, इससे ऊपर नहीं है हम लोग। अभी आप सोचिए कि 2014 की बात है, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ। भारत की पर कैपिटा इनकम $1500 थी जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा है जी। बांग्लादेश इस टाइम पर कैपिटा इनकम $1200 थी। अब देखिए, चुप रह के भी प्रगति हो सकती है। बांग्लादेश की आज जो पर कैपिटा इनकम है करीब करीब $2780 है सर, $2780 है। भारत बांग्लादेश से नीचे सर इस टाइम $2400 के आसपास है करीब करीब इससे। अब आपने कहा कि क्राइटेरिया क्या हो, पर कैपिटा इनकम भी क्राइटेरिया नहीं है सर। इसके लिए क्राइटेरिया नहीं है कि वहां पर टोटल वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सारे 140 करोड़ के अंदर आपकी। अब सवाल ही पैदा होता है, जिस देश में 80 से 90% लोग जो है, 80 से 90% लोग जिनकी पर कैपिटा इनकम $1000 से नीचे हो, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं सर, 80 से 90% लोगों की पर कैपिटा इनकम सर $1000 से कम है सर। उत्तर प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है सर 980 है, $980 है सर। बिहार की $650 है सर। आप सोचिए दोनों की जनसंख्या कितनी है, ये तो ऑलमोस्ट 34-35 करोड़ तो यही हो जाते हैं। ये इनकी इनकम कितनी है, आप $1000 भी नहीं है, तो भारत की एक बहुत बड़ी संख्या तो इससे नीचे है। और बाकी भी कई राज्य ऐसे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और इस टाइप के जो बाकी राज्य, वो भी $1000, $1100, $1200 के ऊपर है सर। ये कोई इनकम नहीं है, ये लॉपसाइडेड क्राइटेरिया है। तो इंडिया की बहुत सारी जनता जो पर कैपिटा इनकम से करेंगे तो उसमें तो टाटा बिरला की इनकम भी आ जाती है, मुकेश अंबानी, अडानी की इनकम भी आ जाती है सर उसमें।
नहीं, उसमें देखिए, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप वोरा जी समझिए। हम कह रहे हैं कि आय का समान वितरण, पर कैपिटा इनकम, मतलब अगर 140 करोड़ लोग हैं तो उसमें से एक यूनिट की, एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है। उसमें अंबानी की भी मान लीजिए, सपोज करिए कि अंबानी की भी महीने की इनकम उसमें जो है वो 3,000 रुपए हो जाती है, और एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की भी 3,000 होगी। हम उसको जो है पैरिटी मिला के हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो जो है पर कैपिटा, उसमें आप देखिए तो हम लोग जो है कहाँ ठहरते हैं पर कैपिटा इनकम। जीडीपी तो जो है वो अपर स्टेटा में जो है चली जाती है। जीडीपी वही लोग बनाते ही हैं, अंबानी और अदानी ही बनाते हैं जीडीपी। हम और आप जीडीपी में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, ये जो झुग्गी में रहने वाला उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में, कितना मिनिमम होगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो पर कैपिटा बॉटम पे हम तो कहीं है ही नहीं सर, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि एक निम्न श्रेणी होती है जो $1,1200 से नीचे की है। उसके बाद ऊपर आते हैं तो एक मिडिल लेवल आ जाता है। मिडिल के अंदर जो है, जो वर्ल्ड बैंक का और यूएनओ का जो क्लासिफिकेशन है, उसमें 2 इनकम आती है, एक अपर मिडिल इनकम आती है, एक लोअर मिडिल इनकम आती है। तो लगभग $4,500 जब पर कैपिटा आती है, तो अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं, तो आप लोअर मिडिल इनकम में होते हैं। तो भारत लोअर मिडिल इनकम में है। फिर अपर मिडिल इनकम जो करीब $4,500 से शुरू होती है। इस टाइम जो लेटेस्ट आया, शायद जो अपर इनकम है वो $13,000 से शुरू होती है, जहां पे आप कहते हो कि हम विकसित हो गए, एक देश की तरह है। हम अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्री है सर। तो हमको $2,400 से अभी डबल करके ऑलमोस्ट पहले $4,500 $4,600 पे जाना है, जहां पे हम अपर मिडिल इनकम के अंदर आएंगे। और $13,000 तक पहुंचने के लिए जो मोदी जी का भी एक वादा है कि मैं विकसित भारत बनूंगा, तो विकसित भारत का मतलब आज की तारीख में जो क्राइटेरिया है वो $13,000 के करीब है। एग्जैक्ट नहीं है, उससे $2-4 ऊपर नीचे है। $13,000 पे पहुंचने के लिए हमें 2047 तक का टाइम चाहिए। लेकिन 2047 तक सर $13,000 का सर। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब तक आप 2047 में जाओगे तो यूएनओ का ये जो पैमाना है और वर्ल्ड बैंक का कंबाइंड पैमाना जो है $13,000 का, ये सर अप होके कम से कम $20,000 पे आ जाएगा, $22,000 पे आ जाएगा। अभी क्या हुआ था, पहले ये $12,000 पे था, अभी 2 साल में $13,000 क्रॉस कर गया। तो इंडिया खिसकेगा, वो भी ऊपर खिसक जाएगा। ऐसा ऐसा। मैं अब अभिलाष जी के पास चलूंगा। अभिलाष जी, अभी 2-3, हाँ जी, मेरी आवाज आशुतोष जी आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये प्रधानमंत्री कई बार जो है जुमलों के लिए भी जाने जाते हैं। अभी जो है एक खबर आई 2 दिन पहले कि अगले 6 सालों में वो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 3.6 लाख से ज्यादा करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ उस खबर में ये कहीं नहीं बताया गया कि उसका रोडमैप क्या होगा। तो आपको लग रहा है क्या 3.6 लाख पर कैपिटा इनकम संभव है? जबकि आप याद करिए कि इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने 2019 के चुनाव से पहले कहा था कि किसानों की भी इनकम हम दोगुनी कर देंगे। कहीं हमारे जो किसान को तो छोड़िए, उनकी दोगुनी हुई कि नहीं हुई ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहीं सारी देश की जनता जो है, जो किसानों का हुआ वैसे ही जनता का ना हो जाए 3.6 लाख पर कैपिटा इनकम आय के चक्कर में। देखिए 2022 तक हर एक के सर पर छत होगी, ये भी इनका वादा और विभिन्न जगहों पर रिकॉर्ड किया हुआ है। और इन्होंने चीख कर कहा था कि 2022 तक भारत में वो व्यक्ति जो फुटपाथ में सोता है या कच्चे घरों में रहता है या कहाँ, उन सबको घर मिले। तो कहा तो नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी केवल इसी बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि वो झूठ बहुत बोलते हैं, बल्कि कितने प्रतिशत झूठ बोलते हैं इसके रेट निकालने चाहिए। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने जीवन में राजनीतिक मंच पर खड़े होकर कभी भी सच नहीं बोला। और हमेशा, अच्छा, इसके पीछे जो एक मानसिकता है उनकी कि वो ये समझते हैं कि हम 2022 तक सबको घर देंगे। अचानक मुझे आपकी बात से याद आई, और जनता इतनी बेवकूफ है कि मेरी इस बात को सुन के भी 2022 के बाद जब उसे घर नहीं मिलेगा तो भी वो मुझे ही वोट देगी। तो ये जो 2019 में जो उन्होंने चुनाव जीता था पुलवामा के बल पर, तो उन्हें ये लगता है कि वो विश्व के एक महान नेता हैं और देश की जनता उनके पीछे जान देती है। ये सब गलत फहमियां हैं। वो जिस ढंग की बातें करते हैं पर कैपिटा इनकम वगैरह की, मैंने अभी उस समय मैं कह रहा था
कि दिनेश वोरा जैसे अर्थशास्त्री हम लोग के बीच में हैं, बैठे हैं। ये हमारा सौभाग्य है आज की डिबेट का, कि कुछ और बातें रह जाती हैं। जब ये बोलते हैं 5 बिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, जब ये बोलते हैं इतने कैपिटल हम वो कर देंगे, आमदनी कर देंगे, तब वो ये भूल जाते हैं कि हमारा जो हंगर इंडेक्स है, वो हंगर इंडेक्स क्या बोलता है? हंगर इंडेक्स बोलता है कि आप 125 देशों में 111 नंबर पे खड़े। ये और खड़े कहाँ है? बांग्लादेश 81 नंबर पे है, पाकिस्तान 102 नंबर पे है, और बहुत सारी कंट्रीज आपसे आगे हैं, और आपका हंगर इंडेक्स ये, और खाली हंगर इंडेक्स हमको। अभिलाष जी, उस पर सरकार के लोगों का या उनके प्रवक्ता का एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है कि यूरोपियन, ये सब जो है इंडेक्स यूरोपियन कंट्रीज बनाते हैं, और वो भारत की जो है ग्रोथ देखकर बहुत खुश नहीं होते हैं, इसलिए वो भारत को नीचे डाल देते हैं। चलिए ठीक है, मैं यही से बोलता हूँ, ये सब यूरोपियन कंट्रीज ने बनाया पूरा। फिर विश्व गुरु क्यों? अगर सारे विश्व के लोग आपके खिलाफ में आंकड़े प्रस्तुत करते हैं तो आप विश्व गुरु काहे को बोलते हो? खैर, हम वो छोड़ देते हैं आंकड़े, हम खाली ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं आंकड़ा, वो अगर सही है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को जब फ्री में आप राशन दे रहे हैं, ये इंडेक्स तो सही है, तो इसमें आपकी आर्थिक स्थिति देश की क्या है? आप अपने देश को कहां लेके जा रहे हैं? देखिए, अभी आपने 3 अर्थशास्त्रियों का नाम लिया। इन 3 अर्थशास्त्रियों में मैं 2 से तो मिला ही हूं, और धर्मयुग पत्रिका में रहा हूं डॉक्टर भारती के साथ, तो मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर मिला है। तो इन तीनों ने अलग अलग जगहों पर एक बात कही है, वो ये कॉमन बात है कि जो इस देश में नरेंद्र मोदी मीडिया के माध्यम से झूठे आंकड़ों को सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के लिए खतरनाक। रघुराम राजन ने भी ये कहा है कि ये मीडिया के द्वारा ये गलत चीजों को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर प्रभाकर ने भी कल ही कहा है दीपक शर्मा के इंटरव्यू में कि जिस ढंग से इन बातों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और सुब्रमण्यम स्वामी तो सीधे बोलते हैं नालायक आदमी, ये गद्दार आदमी, इसको इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता। वो तो विभिन्न तरीके से बोलते हैं। और साथ मैं प्रेस की बात कर रहा हूँ, प्रेस के लिए भी वो कहते हैं कि आप ही लोगों ने उसको सर चढ़ाया है। राम मंदिर का भी जो है मैंने दिया था, पिटीशन मैंने दायर किया था, ये तो उसने दूसरा दायर किया था। ये उनकी भाषा है, इसने उसने, मैं उनकी भाषा में बोल रहा हूँ। तो ये तीनों अर्थशास्त्री अर्थ के साथ ही समाज की बात भी करते जाते हैं। जब वो समाज की बात करते हैं तब वो बहुत सीधे से तरीके से समझ में आती। अभी आप देख लीजिए आशुतोष जी, हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि IIT यहाँ का, हिंदुस्तान का सबसे प्रमुख वो है। रघुराम राजन भी IIT के पढ़े हुए, बाद में IIM वगैरह किया इन्होंने। IIT में पिछले साल, मैं आपको वो आंकड़ा दे दूं, मैं दुख के साथ मैंने वो आंकड़ा आपके लिए निकाल के रखा कि पिछले वर्ष 32% लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिला IIT बंबई के। 32% और इस साल से 32% अगर नहीं हो, रियली शॉकिंग। और इस साल 36% को नहीं मिला। अरे आप झूठे आंकड़े बताइए, आप दुनिया में बहुत बड़े चाणक्य के खानदानी हैं, कजन हैं आपको, और उनको वास्तव में अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं आता है। नरेंद्र मोदी का अर्थशास्त्र से कुछ लेना ही देना नहीं। मैं बाकी उनकी डिग्रियों में बात नहीं करना चाहता, लेकिन रघुराम राजन जब ये कहते हैं, देखिए आशुतोष जी, बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने, दिनेश वोरा जी ने, हमारे अग्रज है, मतलब मैं उनका सम्मान करता हूँ, कि वो कहते हैं कि आर्थिक स्थिति को अगर देखना है और इनके आंकड़े देखने तो अपने घर में जाके देख लीजिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हम अपने घरों में जाके तो हमें पता चल जाता है कि हमारी परिस्थितियां क्या हैं। जो गैस सिलेंडर हमारे यहाँ इतने में आता था, आज इतने में आ रहा है।
हाँ, ये बार बार दोहराने की नहीं है, हमारे बजट की हालत क्या हो जाती है। तो और वो ये भी बोलते हैं, रघुराम राजन साहब बोलते हैं कि 142 करोड़ लोग हैं ना, इसमें आधे से ज्यादा जो हैं वो 30 वर्ष से नीचे। बाप रे। और परकला साहब ने कल बोला है, प्रभाकर जी ने, उन्होंने बोला है मनरेगा की आमदनी, दिनेश बोरा साहब, उन्होंने बोला 2023 को जो मनरेगा का फंड मिला था वो एलोकेट नहीं हो पाता था, पूरा खर्च नहीं हो पाता था कई जगहों पे, लेकिन उन्होंने बड़े दुख के साथ बोला, कहने की 2023 का जो मनरेगा का जो अमाउंट था, बजट था, वो आधे ही वो समय में खत्म हो गया। कहने इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शहर के बेरोजगार गांव वापस लौट रहे हैं, शहर के जो पढ़े लिखे, अभी आईआईटी का हालत आपने देखा ही, शहर के बड़े बड़े कंपनियों से लोग हकाले गए, अब एयर इंडिया से कई लोग निकाल दिए गए, बहुत सारी इनके एयरपोर्ट से अडानी के कई लोग निकाल दिए गए, वे वापस अपने कामों की ओर जा रहे हैं। अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जी हाँ, हर जगह बढ़ रहा है। देखिए हर जगह बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की हालत। आप ये देख लीजिए कि 47 साल में, आपके सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि 47 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन दिनों है, आजकल में, जिस समय ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 47 ईयर्स में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और 80 लाख लोग, 10,000 सिपाही की जगह निकलती है उत्तर प्रदेश में, तो 80 लाख लोग बढ़ते हैं फॉर्म। बाप रे, गजब बात है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और नौकरियों में फॉर्म भरे हैं। तो और दूसरा एक नया रैकेट, देखिए ये सब अर्थ से जोड़कर देखा जाना चाहिए कि आज से 10 साल पहले आशुतोष जी और दिनेश बोरा साहब, आज से हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, कभी पेपर लीक किए वो बात सुनते थे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते थे। मैं बड़ी सामान्य सी बात कहने जा रहा हूँ, पिछले 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से पेपर लीक गैंग पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, हर स्टेट में गैंग की शाखाएं। अवस्थी जी एक सेकेंड, देखिए हमारा आज का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियां, और उस पर 3 शीर्ष के अर्थशास्त्रियों ने जो उनके जो कमेंट्स है उस पर था। मैं वापस आ रहा हूं वोरा जी के पास। वोरा जी, कर्ज पर हम बात करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर देश पे कर्ज बढ़ रहा है तो उसको किस तरह से लिया जाना चाहिए, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। मेरे पास भी जो आंकड़े हैं वो 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, जो 2023 में बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया है। मतलब इन 9 वर्षों में 192% कर्ज बढ़ा है। इसमें डोमेस्टिक भी है और फॉरेन लोन भी है। तो क्या ये बोझ नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था पे, या अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में क्या ये इंपीडिमेंट एक नहीं है, रुकावट नहीं है? देखिए बहुत बड़ा विषय है ये। आज से करीब 1.5 साल पहले आंकड़े जब मैंने देने स्टार्ट किए थे अपने न्यूज टाइम चैनल पर कि ये जर्नी है 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ की, तो फिर सबने पिकअप किया था उसको। आज जो हमारा जो लोन है टोटल नए बजट के हिसाब से वो 187 लाख करोड़ है सर, 187 लाख करोड़ सर, एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं सर इसके। इसमें फॉरेन लोन और इंडिया से जो बोरोइंग है वो दोनों इंक्लूड रहती है सर। चिंता कहां से निकलती है? चिंता यहां से निकलती है कि भारत सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम्स निकाली जिसको देखकर मैं चौंका। नॉर्मली जो हमारी बोरोइंग्स जो होती हैं 7 साल की, 10 साल की, 12 साल की होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोरोइंग्स 20 साल की होती है। लेकिन आज से करीब 4, 5, 6, 7 साल पहले सरकार ने पहली बार 40 साल की स्टार्ट की सर। 40 साल की बोरोइंग क्या होती है? 40 साल तक आप ब्याज देते रहेंगे और आखिर के 4-5 सालों में आपको सारा टोटल मिला के जितना लिया वो भुगतान करना होता है 4-5 किस्तों में इंटरेस्ट मिला के, क्योंकि जो मूल का भुगतान होता है बिल्कुल लास्ट में जाके होता है 4-5 सालों में, उससे पहले नहीं होता सर। अब अभी एक नया सिस्टम निकाला उन्हें, एक नई इनकी किश्त आती है जो पहली बार इंडिया के इतिहास में 50 साल के लिए आती है।
सर 2023 में लोन लेते और 2073 वाला चुकाएगा? आप सोचिए इस बात को, लोन कब लिया जा रहा है? 2047 में विकसित भारत की बात हो रही है। हाँ, तो 2073 में जो बेचारा रूलर आएगा वो बोलेगा ये कौन आदमी था जिसने 2023 में 50 साल के मसाला बॉन्ड्स लेके छोड़ दिए और मेरा मसाला निकाल दिया। सर तो सर इनकी जो ट्रिक्स ऑफ ट्रेड है ना वो बहुत गहरी है। मैं आपको बताऊं ये कहां से पैसा डाइवर्ट करते हैं, कहां ले जाते हैं, नहीं पता लगता। ये दरअसल क्या है कि टोटल मिसमैनेजमेंट है। अब आप सोचिए कि हम इस समय अपने जो पूरा हमारा क्या कहते हैं कि जो टैक्स कलेक्ट होता है, नेट टैक्स कलेक्शन जो होता है, हम उसका लगभग 42-43 पैसा हम ब्याज में वापस करते हैं। ये खतरनाक स्थिति है। भारत सरकार के जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स भी हैं उनका भी कहना है कि और 3-4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर मैक्सिमम 2026-27 के आसपास हम ये संख्या 50% क्रॉस कर जाएंगे। सर यानी कि अगर हमारा 100 पैसे का टैक्स आता है तो हमारी जो देनदारी है वो 50 पैसे की हो जाएगी। सरकार आपसे क्या कहती है बजट में? देखिए हमारे पास 100 पैसा आया और हमारी जो देनदारी है 23 पैसे की है। आप पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आएगा, सिक्के के कई हिस्से बने होते हैं ना, लेकिन वो देनदारी के अंदर आप बोरोइंग भी इंक्लूड कर लेते हो, बोरोइंग का भी परसेंटेज निकाल लेते हो। उसका परसेंटेज नहीं होता, परसेंटेज जो नेट आपके रिसीप्ट्स हैं उसका होता है। तो आज वो 42% है। सर आप सोचिए 100 पैसे में से अगर 42% ब्याज का भुगतान है, आने वाले 3 सालों में ये बैलून बन जाएगा। सर ये 50% से ज्यादा जाएगा। इसीलिए डेट ट्रैप की बात निकल के आ रही है, जिसको IMF भी कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, रघुराम राजन भी कह रहे हैं, इवन शक्तिकांता दास के अगर आप मिनट्स पढ़ें, उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं उसके अंदर एक अलग कहानी निकलती है। सर आप बहुत सारे कम लोग हैं जो शक्तिकांता दास यानी कि RBI गवर्नर के जो मीटिंग्स होती हैं उसके मिनट्स पढ़िए तो उसमें आपको पता लगेगा बदहाली का हाल क्या है। ये हमारी चिंताएं हैं और ये चिंताएं सिर्फ खाली नहीं है, सही है कि ये तो चले जाएंगे लेकिन हमको उस बदहाली में छोड़कर जाएंगे जहां से हम शायद कभी निकल ना पाए। और हमारा डेट ट्रैप बिल्कुल वैसा होगा जैसा सो कॉल्ड पाकिस्तान का, श्रीलंका का। एक और चिंता की रेखाएं हैं, इस साल जून महीने से हमने अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड भी लेने शुरू कर रहे हैं। अभी अब आप फॉरेक्स के अंदर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डॉलर बॉन्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये जून से स्टार्ट हो रहा है। सर आप बताइए, आज सपोज करो कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपए का बॉन्ड ले लिया, डॉलर बॉन्ड है सर यहाँ से, और उसके बाद भारत सरकार के वो ले लिए, तो भारत सरकार को 100 रुपए वापस कर रहे हैं, तो पता लग रहा है कि 7% का ब्याज है उसको, तो हमने 107 रुपए वापस कर रहे हैं। लेकिन हमने आज लिया तो उसका 83 रुपए 30 पैसे रेट था, लेकिन जब मैं और 2 साल बाद या 3 साल बाद जब उसकी रीपेमेंट कर रहा हूँ, पार्ट पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसका रेट होता है 86 रुपए। यानी कि मैं वो 107 रुपए तो दे रहा हूँ और जो रुपया वीक हुआ है, जो 2-3 रुपए अभी के मुकाबले, मैं वो भी पेमेंट कर रहा हूँ। यहां से डर निकलता है सर, सारा का सारा डर यहां से निकलता है कि वहां पे जो भी डॉलर के लोन्स हैं वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम लगातार डेप्रिशिएट होते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के मरने में ज्यादा कारण यही था कि उनके डॉलर लोन्स ज्यादा थे, हमारे डॉलर लोन अभी भी लिमिटेड है, लेकिन यहां से एक्सपेंड होंगे, यहां से हमारा खतरा बढ़ रहा है। बोहरा जी, अभिलाष जी, समय की बाध्यता है, वरना चर्चा वाकई में बहुत ही दिलचस्प चल रही थी। 2047 में विकसित भारत तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन आप लोगों की चर्चा से ये जरूर निष्कर्ष निकलता जा रहा है कि हम लोग बदहाली की ओर बढ़ रहे हैं। और आप दोनों हमारे मेहमानों ने, जो हमारे 3 शीर्ष अर्थशास्त्री हैं, जो उन्होंने चिंताएं व्यक्त की, उसको आप लोगों ने समझा और वो उसको काफी हद तक आप मान रहे हैं कि वो लोग वाकई में जो चिंताएं कर रहे हैं वो जायज हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज के कार्यक्रम का समापन में यही करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।